हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अक्षय कुमार गुप्ता। आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ वो है आपका इन्वर्टर। अगर मैं इन्वर्टर की बात करूँ तो इन्वर्टर होता क्या है, क्लियर। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग कवर कर ही रहे हैं क्लासरूम में, तो कुछ टॉपिक जो छूट गए हैं उसी को हम वीडियो लेक्चर के माध्यम से कंप्लीट कर रहे हैं। इन्वर्टर, अगर हम इन्वर्टर की बात करें तो इन्वर्टर का काम क्या होता है। इन्वर्टर बेसिकली क्या होता है, एक सर्किट होता है, इट इज अ सर्किट। और उस सर्किट का काम क्या होता है, इस सर्किट का काम होता है कि ये डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट डीसी पावर इनटू एसी पावर। क्लियर। ऑब्वियस सी बात है कि आप अगर कोई रिक्वायरमेंट चाहते हैं, कोई आउटपुट चाहते हैं, तो आपकी कोई डिजायर्ड नीड होती है, उस बेसिस पे आप आउटपुट चाहते हैं। क्लियर। तो हम ये कह सकते हैं कि एट डिजायर्ड आउटपुट वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस बेसिस पे आपका पावर का कन्वर्जन होता है फ्रॉम डीसी टू एसी। क्लियर। ऑलरेडी हमने लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर के बारे में देखा था, जब हमने देखा था रेक्टिफायर में कैसे वो इन्वर्टिंग मोड में जाता है फायरिंग एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री के लिए, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। क्लियर। तो वहां पे क्या था, वो नेचुरली कम्यूटेशन हो रहा था, तो इसलिए हम उसको लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर बोल रहे थे। क्लियर। अब हम डीसी से एसी में कन्वर्जन करने जा रहे हैं, तो उसके लिए कितने तरह से इन्वर्टर आप डिजाइन कर सकते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से जो आपका वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है, करंट सोर्स इन्वर्टर है, एक एक करके हम देखेंगे कि वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में कितने टाइप्स होते हैं। क्लियर। सिंगल फेज, थ्री फेज। क्लियर। तो एक एक करके हम सारी चीजों पे अपना ध्यान देंगे। क्लियर। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि सर्किट को डिजाइन करने के लिए आप स्विच क्या यूज कर सकते हैं, तो स्विच अगर मैं बात करूं तो स्विच हम एससीआर या थायरिस्टर भी यूज कर सकते हैं, और ट्रांजिस्टर फैमिली के मेंबर्स को भी हम यूज कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर फैमिली मतलब क्या हो गया आपका, बीजेटी, मॉसफेट, आईजीबीटी। जनरली हम आजकल आईजीबीटी पे ज्यादा फोकस्ड है। क्लियर। थाइस्टर क्या होता है, आपका सेमी कंट्रोल्ड होता है। तो सेमी कंट्रोल्ड होने की वजह से ऑब्वियस सी बात है कि आपका यहाँ पे चूंकि डीसी इनपुट है, तो आपका नेचुरल कम्यूटेशन पॉसिबल नहीं है। तो सेमी कंट्रोल्ड होने की वजह से कंट्रोलेबल ऑन तो हो गया, बट ऑफ करने के लिए आपको एक्सटर्नल सर्किट की जरूरत पड़ेगी, या फिर लोड कम्यूटेशन। अगर आपका लोड अंडरडैम्ड आरएलसी अंडरडैम्ड लोड है, क्लियर, तो आपका लोड कम्यूटेशन भी पॉसिबल। क्लियर। लेकिन उसके लिए आपका अंडरडैम्ड लोड होना चाहिए। क्लियर। तो यहां पे क्या चीजें आ जाती हैं, यहां पे ये आ रही है कि कम्यूटेशन यानी टर्न ऑफ कराने के लिए आपको एक्सटर्नल सर्किट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि आपको फोर्सफुली कम्यूटेशन कराना पड़ता है, फोर्स कम्यूटेशन कराना पड़ता है। क्लियर। जबकि ट्रांजिस्टर क्या होता है आपका, फुली कंट्रोलेबल, यानी फुली कंट्रोल्ड स्विच होता है। तो ये कंट्रोलेबल ऑन भी होता है, कंट्रोलेबल ऑफ भी होता है। क्लियर। तो यहां पे आपको कोई एक्सटर्नल सर्किट की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट आपका जीटीओ, अगर मैं गेट टर्न ऑफ थाइस्टर की बात करूं तो ये भी आपका आसान होता है कि आप पॉजिटिव गेट करंट के लिए आपका ये ऑफ होगा, जबकि निगेटिव के लिए आपका क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव के लिए आपका ऑन हो जाना है और निगेटिव के लिए आपका ऑफ हो जाना है। तो जीटीओ भी हम यूज कर सकते हैं। क्लियर। ठीक है। तो यहां पे जो भी हम सर्किट देखेंगे, क्लियर, एक चीज ध्यान रखेंगे हम लोग, जो भी सर्किट, अगर मैं मान लो थाइरिस्टर बेस्ड सर्किट बना रहा हूं यहाँ पे, तो जो भी सर्किट देखूंगा ये एजम्पशन करते हुए चलूंगा, ताकि हमारे सर्किट का जो कॉम्प्लेक्स नेचर है उसको हम नलिफाई कर सकें, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम रिड्यूस कर सकें। उसके लिए हम एजम्पशन लेके चलेंगे। क्लियर। एज्यूम करेंगे मतलब आपका सर्किट, मतलब अगर हम बात करें फोर्स कम्यूटेशन सर्किट की, तो वो आपके सर्किट में मौजूद है। क्लियर। लेकिन आप सर्किट में शो नहीं करेंगे आप। क्लियर। आप फायरिंग सर्किट को नहीं शो करेंगे, यानी क्लियर। तो फायरिंग सर्किट यानी ट्रिगरिंग सर्किट एंड कम्यूटेटिंग सर्किट,
सर्किट को आप नेग्लेक्ट करते हुए चलें। नेग्लेक्ट का मतलब ये नहीं है कि वो सर्किट में अवेलेबल नहीं, नेग्लेक्ट इसलिए करते हुए चल रहे हैं ताकि आप उस सर्किट को आसानी से समझ सको, हालांकि प्रैक्टिकली वो उस सर्किट में मौजूद रहेगा। क्लियर? जैसे थाइरिस्टर है, थाइरिस्टर के लिए नंबर सर्किट की रिक्वायरमेंट होती है तो उस नंबर सर्किट रहेगा, लेकिन हम सिंगल थाइरिस्टर बनाते हुए चलते हैं, वही हम देखते आ रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आसानी से समझने के लिए ये समझ लीजिए कि आपने इन दोनों सर्किट को ओमिट कर लिया। क्लियर? हालांकि प्रैक्टिकली वो सर्किट में अवेलेबल है, लेकिन थ्योरेटिकली आपने उसको ओमिट कर लिया। क्लियर? ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारा पहला टॉपिक की तरफ, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। क्लियर? तो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर जनरली अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हमारे पास ब्रिज इन्वर्टर होता है, सीरीज इन्वर्टर होता है, पैरेलल इन्वर्टर्स होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो ब्रिज इन्वर्टर ही है, तो हम ब्रिज इन्वर्टर देखते हुए चलेंगे। क्लियर? तो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में सबसे पहले हम सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर को देखेंगे। क्लियर? ठीक है, सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर में कितने टाइप्स होते हैं, उसके बाद हम आएंगे सीधे थ्री फेज पे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर। सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर। सिंगल फेज इन्वर्टर में भी दो टाइप्स के इन्वर्टर्स होते हैं। एक आपका सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर होता है, एंड द सेकेंड वन इज द सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर। क्लियर? तो अभी शुरुआत करते हैं हम इन्वर्टर हाफ ब्रिज से, उसके बाद हम देखेंगे फुल ब्रिज को हम क्यों प्रीफर करते हैं हाफ ब्रिज के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं हम सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर। सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर में क्या होता है आपका, ऑब्वियस सी बात है, आपकी सप्लाई क्या है, डीसी है। इनपुट सप्लाई आपकी क्या है, डीसी है, और इस डीसी को आपको एसी में कन्वर्ट करना। तो सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर एक तरह से थ्री वायर सिस्टम होता है। अगर हम सर्किट के कॉन्फ़िगरेशन पे जाएं तो सर्किट अगर आप देखोगे तो सर्किट जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये आपका डीसी सप्लाई। क्लियर? यहां पे हम एससीआर यूज करते हैं, मैंने यहाँ पे एससीआर यूज किया है, आप चाहो तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर फैमिली के मेंबर भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? एससीआर के एंटी पैरेलल में एक फीडबैक डायोड लगा होता है। फीडबैक डायोड का क्या रोल होता है अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये आपका मान लीजिए इनपुट वोल्टेज Vs है, तो Vs को दो इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, Vs/2 एंड Vs/2। क्लियर? यहां पे हम लोड को कनेक्ट करते हैं, ये आपका लोड हो गया। क्लियर? ये आपका पॉजिटिव कन्वेंशन, ये आपका V0 वोल्टेज। क्लियर? वहां पे थाइरिस्टर 1, ये आपका थाइरिस्टर 2 और उसका एंटी पैरेलल डायोड। क्लियर? तो ये आपका हाफ ब्रिज इन्वर्टर होता है, T1, D1 एंड T2, D2। एंटी पैरेलल डायोड को हम फीडबैक डायोड भी कहते हैं, मतलब जो आपके D1 और D2 दिख रहे हैं वो आपके फीडबैक डायोड होते हैं। फीडबैक डायोड अभी हम देखेंगे एक्चुअली क्या होता है। कभी कभी आपका जो लोड है, लोड में क्या होता है, अगर मान लीजिए आरएल लोड है, आरएल लोड की वजह से क्या होगा, करंट आपका लैग करेगा वोल्टेज सिग्नल से। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका थाइरिस्टर ऑफ भी होता है तो सर्किट आपका कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन मोड में बना रहे, उसके लिए ये जो एंटी पैरेलल डायोड होते हैं वो फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं, और आपका सर्किट में जो पावर का फ्लो होता है फ्रॉम लोड टू सोर्स हो जाता है। यानी एक तरह से ये क्या कर रहा है, फीडबैक टू द पावर फ्रॉम लोड टू सोर्स, यानी एसी से डीसी की तरफ पावर का फ्लो हो जाता है। इसी वजह से हम इसको फीडबैक डायोड भी कहते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये हाफ ब्रिज इन्वर्टर का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज, अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है थ्री वायर होना। क्लियर?
अगर मान लीजिए किसी सिस्टम में आपका वायर बढ़ता ही जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उस वायर के वजह से कुछ लॉसेज भी आपके इंक्रीज होंगे। तो ये 3 वायर सिस्टम का होना ही सबसे बड़ा एक मेन डिसएडवांटेज होता है। इस वजह से हम फुल ब्रिज इन्वर्टर को प्रीफर करते हैं ओवर हाफ ब्रिज इन्वर्टर। ठीक है, पावर से रिलेटेड भी चीजें हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो कन्वर्जन है, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा डीसी इनपुट है तो हमें एसी आउटपुट मिल रहा है, यानी वी नॉट का वेवफॉर्म क्या होगा, ये चीज हम देखने जा रहे हैं। तो उसके लिए फिर से एजम्पशन ये करने जा रहे हैं। एजम्पशन हम गेट करंट को, जो आपका गेट करंट है, चाहे वो IG1 हो चाहे आपका IG2, क्लियर, हम गेट करंट को तब तक ले रहे हैं जब तक आपका थारिस्टर ऑन है। कब तक ले रहे हैं? जब तक आपका T1 ऑन है। जैसे ही T1 ऑफ होता है IG1 की वैल्यू 0, और जैसे ही T2 ऑफ होता है IG2 की वैल्यू 0 हो जानी। क्लियर है चीज? ठीक है, तो देखते हैं यहां पे आपको वेवफॉर्म कैसे ये जनरेट करके दे रहा है। क्लियर। हम यहां पे ये मान के चल रहे हैं कि हमारा टोटल टाइम पीरियड, आपका टोटल टाइम पीरियड T है। क्लियर, कैपिटल T है टोटल टाइम पीरियड। ठीक है, यानी T/2 टाइम के लिए आपका T1 ऑन होगा एंड नेक्स्ट T/2 टाइम के लिए, अगले T/2 टाइम के लिए आपका T2 ऑन होगा। क्लियर। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया, हमारा आपका जो T1 ऑन है तो कितने टाइम के लिए है? 0 से लेके T/2 तक, एंड नेक्स्ट साइकिल में आपका T2 ऑन हो जा रहा है T/2 से लेके कैपिटल T तक। क्लियर। ठीक है, तो देखते हैं वेवफॉर्म का नेचर क्या आता है। अगर हम यहां पे सर्किट पे ध्यान दें, क्लियर, यानी 0 से लेके T/2 टाइम तक, यानी T1 आपका ऑन हो रहा है। T1 ऑन होने का मतलब बाकी सारे स्विच क्या है आपके? ऑफ है। बाकी सारे स्विच ऑफ हैं, तो अगर आप सर्किट डायग्राम को देखोगे तो सर्किट डायग्राम कुछ ऐसे बन के आएगा। ये आपका Vs/2, T1 आपका ऑन हो गया, बाकी सारे स्विचेज क्या है आपके? ऑफ है। ये आपका लोड, बाकी सारे स्विचेज क्या है आपके? ऑफ है। क्लियर। तो पावर का फ्लो क्या होना है? सर्किट तो केवल आपको यही मिलेगी क्योंकि बाकी सारे स्विच क्या है आपके? ऑफ है। तो ऑब्वियस सी बात है आपको पावर का फ्लो ये मिलेगा। अगर आप इसमें केवीएल अप्लाई करोगे तो केवीएल अप्लाई करोगे क्या मिलेगा आपको? Vs/2 माइनस वी नॉट इक्वल टू 0, यानी वी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस Vs/2 के बराबर। ये हमने पॉजिटिव कन्वेंशन चूज किया हुआ है, पॉजिटिव पोलैरिटी एंड नेगेटिव पोलैरिटी, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर। तो वी नॉट की वैल्यू क्या आ गई? Vs/2 के बराबर। कब? जब आपका T1 ऑन है। क्लियर। सिमिलरली अगर आपका T2 ऑन होता है, क्लियर, आपका जब T2 ऑन होता है तो सर्किट पे अगर ध्यान दोगे तो T2 जब आपका ऑन है तो आपका सर्किट क्या कंप्लीट होगा? ये सर्किट, ये सर्किट आपका कंप्लीट होगा, यानी आपका सर्किट कुछ ऐसे बनेगा। नीचे वाला Vs/2 आप लेंगे, ठीक है, ये आपका लोड, ठीक है, और यहां पे आपका T2 ऑन हो गया। क्लियर। ये आपका पॉजिटिव कन्वेंशन एज इट इज वैसे ही रहेगा। अब इसमें जब हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है? Vs/2 प्लस वी नॉट इक्वल टू 0, यानी वी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस Vs/2 के बराबर। यानी एक हाफ साइकिल के लिए, हाफ टाइम पीरियड के लिए आपको वोल्टेज क्या मिल रहा है? कैपिटल Vs/2 प्लस में, और नेक्स्ट अगले के लिए क्या मिल रहा है? माइनस Vs/2। क्लियर। यानी अगर हम इसका वेवफॉर्म ड्रॉ करने जाएं, वेवफॉर्म पे ध्यान देते हैं यहां पे, अगर हम इसका वेवफॉर्म ड्रॉ करने जाएं, जैसे मान लो हमने ये IG1 लिया, IG1 यानी थाइस्टर 1, T/2 टाइम के लिए क्या हो रहा है आपका? थाइस्टर 1 ऑन है, फिर अगले T/2 टाइम के लिए क्या हो जाएगा? ऑफ, यानी IG1 की वैल्यू 0, फिर नेक्स्ट T/2 टाइम के लिए क्या हो जाएगा? फिर से ये ऑन हो जाएगा, और ये पल्स बार बार हमें मिलता रहे। क्लियर। अब हम बात करें IG2 की। अगर हम IG2 पे ध्यान दें तो IG2 क्या हो रहा है?
t/2 टाइम के लिए Ig2 0 है, फिर नेक्स्ट t/2 टाइम के लिए Ig2 का पल्स आपको मिलेगा, क्लियर। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 0 क्योंकि T1 ऑन हो गया, फिर क्या होगा फिर से मिलेगा और यही साइकिल आपकी बार बार चलती रही, क्लियर। तो ये आपके Ig1 और Ig2 के पल्स हो गए। मैंने क्या बोला था कि आप तब तक Ig1 और Ig2 का पल्स मान के चलेंगे तब तक आपका थारिस्टर ऑन मोड में है, क्लियर। अब हम जरा V0 का वेव फॉर्म देखें, इससे करेस्पॉन्डिंग हमें V0 का वेव फॉर्म क्या मिल रहा है उसको देखें। V0 ऑब्वियस सी बात है, जब तक इतने ड्यूरेशन तक क्या ऑन है आपका T1, फिर नेक्स्ट ड्यूरेशन के लिए क्या ऑन है आपका T2, फिर अगले ड्यूरेशन के लिए क्या ऑन है आपका T1 और यही साइकिल बार बार फिर आपका T2, क्लियर। ठीक है, हमें ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारा लोड प्योर रेजिस्टिव है। अभी आगे हम देखेंगे कि लोड का नेचर क्या होता है, अगर लोड का नेचर चेंज होता है तो कैसे बिहेवियर चेंज होता है, कैसे फीडबैक डायोड का रोल आता है। फिलहाल यहाँ पे हम बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं जब T1 और T2 लगातार ऑन मोड में रह रहे हैं, यानी T1 ऑफ होने के बाद T2 ऑन हो रहा है, T2 ऑफ होने के बाद T1 ऑन हो रहा है, तो जब तक T1 ऑन है आपको जो वोल्टेज मिल रहा है वो क्या मिल रहा है प्लस Vs/2 के बराबर, यानी T/2 टाइम के लिए आपको प्लस Vs/2 मिल रहा है, फिर नेक्स्ट क्या मिल रहा है आपको माइनस Vs/2, फिर नेक्स्ट क्या मिल रहा है आपको फिर से प्लस Vs/2 और ये आपको क्या मिल गया, ये एक अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म मिल रहा है, यानी आपका आउटपुट क्या मिल गया आपको AC, क्लियर। T/2 साइकिल के लिए आपका क्या हो रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेक्स्ट T/2 साइकिल के लिए क्या हो रहा है आपका नेगेटिव हाफ साइकिल, यानी एक कंप्लीट टाइम पीरियड में हाफ साइकिल के लिए क्लियर आपका पॉजिटिव पल्स मिल रहा है और नेक्स्ट अगले हाफ साइकिल के लिए आपका नेगेटिव पल्स मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है इसका नेचर क्या हो गया AC, यानी आपने पावर का जो कन्वर्जन है वो DC टू AC कर लिया, क्लियर। ठीक है, तो ये आपका होता है हाफ ब्रिज, क्लियर। यहां पे वैल्यू Vs/2 और ये वैल्यू माइनस Vs/2 के बराबर, क्लियर। ठीक है, हाफ ब्रिज का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मैंने बताया आपको क्या होता है कि 3 वायर DC सप्लाई होता है। यहां पे अगर आप सर्किट देखोगे ना, सर्किट में आपको खुद दिख रहा होगा ये सर्किट में क्या हो रहा है, देखो आपका 1 वायर 2 वायर एंड 3 वायर, 3 वायर सप्लाई हो रहा है, क्लियर। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं फुल ब्रिज इन्वर्टर की कि फुल ब्रिज इन्वर्टर में क्या चेंजेस हो जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि फुल ब्रिज इन्वर्टर में क्या होता होगा कि आपका 3 वायर सिस्टम नहीं होता होगा, क्लियर। तो हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर। सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर में आपके जो स्विचेज हैं, आपने हाफ ब्रिज में क्या देखा 2 पेयर यूज हो रहे हैं विद एंटी पैरेलल डायोड थायरिस्टर के, क्लियर। फुल ब्रिज इन्वर्टर में ऑब्वियस सी बात है कितने हो जाएंगे 4 स्विचेज आपको यूज करने पड़ेंगे। तो सर्किट कुछ ऐसे बनेगा, आपका ये DC सप्लाई, क्लियर, ठीक है। यहां पे आपका थायरिस्टर 1, एंटी पैरेलल में इसके डायोड, ठीक है। यहां पे हमने क्या किया लोड कनेक्ट किया, ये आपका लोड हो गया, क्लियर। यहां पे फिर से एक और स्विच थायरिस्टर 2, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है यहां भी हमारा एक स्विच आना है, ये भी थायरिस्टर का विद एंटी पैरेलल डायोड के साथ होगा और एक यहां भी आ जाएगा, यानी यहां पे आप 4 स्विचेज यूज करेंगे विद एंटी पैरेलल डायोड। आप थायरिस्टर की जगह पे मैंने पहले ही बोला था कि आप क्या ले सकते हैं मॉसफेट, IGBT, GTO, ये सारे स्विच भी आप यूज कर सकते हैं, क्लियर। और मैंने एक चीज और बताया था कि इसके कम्यूटेशन सर्किट को, यानी जो फोर्स कम्यूटेटर सर्किट है और आपका ट्रिगरिंग सर्किट, उसको हम नेग्लेक्ट करते हुए चले,
क्लियर, ठीक है। नॉमिनेचर देखें, ऑब्वियस ही बात है, ये आपका T1 है तो ये D1 होगा आपका, और ये एक ब्रिज टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसलिए ये T1, और इसका नॉमिनेचर क्या हो जाता है T2 D2, ये क्या हो जाएगा आपका T3 और T4, ताकि पूरा का पूरा T1 T2 T3 T4 ऐसे आपका वो नॉमिनेचर में आए और वो आसानी से आप समझ सके। क्लियर, तो आपका ये लोड होता है, फिर से वही चीज कन्वेंशन करना, हम यहाँ पे कन्वेंशन ले रहे हैं पॉजिटिव पोलैरिटी या निगेटिव पोलैरिटी V0, ये हमारा पॉजिटिव कन्वेंशन। क्लियर, और सप्लाई वोल्टेज हमारा क्या है Vs। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ब्रिज टाइप इन्वर्टर है, ठीक है। तो यहां पे दो स्विचेज आपके एक साथ ऑन होंगे। अभी हमने 3 वायर सिस्टम में ऐसा नहीं देखा, हमने वहां पे क्या देखा, एक ही स्विच ऑन हो रहा है और आपकी सर्किट कंप्लीट हो रही है, पावर का फ्लो फ्रॉम सोर्स टू लोड हो जा रहा है। यहां पे क्या होगा, T1 और T2 को आपको एक साथ ट्रिगर्ड करना पड़ेगा, ट्रिगर्ड टुगेदर, एंड T3 और T4 को भी आपको एक साथ ट्रिगर्ड करना पड़ेगा, ताकि आपका सर्किट कंप्लीट हो सके। लॉजिक क्लियर है, ठीक है। तो आप जो पल्स प्रोवाइड करेंगे, यानी IG1 IG2 एक साथ प्रोवाइड करेंगे और IG3 और IG4 एक साथ प्रोवाइड करेंगे। अगर हम यहाँ पे पल्स के नेचर को देखें तो कुछ ऐसे होगा, ये आपका IG1 और IG2 पल्स एक साथ देंगे। क्लियर, फिर से वही कन्वेंशन है कि T/2 टाइम के लिए इसे ऑन करना, फिर नेक्स्ट T/2 टाइम के लिए ऑफ, फिर अगले ऑन ऑफ, एक साइकिल क्लिक पीरियड में चलता जाता है। नेक्स्ट क्या आपका IG3 एंड IG4 को एक साथ ट्रिगर्ड करना है आपने। क्लियर, IG3 एंड IG4, T/2 के लिए क्या होगा, कोई गेट पल्स नहीं, नेक्स्ट T/2 के लिए आपने गेट पल्स दिया, फिर कोई गेट पल्स नहीं, फिर आपने गेट पल्स दिया। क्लियर, तो ये आपका एक पैटर्न बनता जाता है। तो इसके करेस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट क्या मिलेगा उस पर नजर डाल लेते हैं, ठीक है। अगर हम V0 की बात करें तो V0 की वैल्यू क्या आएगी, ये देखो, ऑब्वियस सी बात है कि T/2 टाइम पीरियड के लिए क्या ऑन है, T1 एंड T2, नेक्स्ट T/2 टाइम पीरियड के लिए क्या ऑन है, T3 एंड T4, फिर नेक्स्ट T1 एंड T2, और यही साइकिल चलता रह रहा है, ठीक है। अगर हम V0 की बात करें तो T1 और T2 जब आपका ऑन होगा तो एक बार सर्किट पे नजर डालो, तो आपका सर्किट कुछ ऐसे बनेगा, ये आपका Vs। क्लियर, ठीक है, T1 आपका ऑन हो रहा है, ठीक है, बाकी सारे स्विचेस क्या है आपके ऑफ मोड में, ये आपका लोड और आपका T2 ऑन हो रहा है। क्लियर, बाकी सारे स्विचेज क्या है आपके ऑफ मोड में, तो बस यही दो स्विचेज ऑन हो रही है, ये आपका V0। अगर हम इसे KVL अप्लाई करेंगे, फिर से आप KVL अप्लाई कर दीजिए, Vs माइनस V0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्लियर, यानी V0 की वैल्यू यहां से क्या आ गई, प्लस Vs के बराबर। यानी अगर हम वेवफॉर्म में देखें तो जब तक आपका T1 और T2 ऑन है, आपको वोल्टेज जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, प्लस Vs के बराबर मिल रहा है। क्लियर, अगली साइकिल पे जब फोकस करते हैं, अगली साइकिल पे क्या होगा, आपका T3 और T4 ऑन होगा। तो जब आपका T3 और T4 ऑन होगा तो सर्किटरी देखें जरा। क्लियर, फिर से वही चीज, ये आपका Vs, बाकी सारे स्विच क्या है आपके ऑफ मोड में है, केवल आपने क्या करना है, T3 को ऑन करना है, ये आपका लोड। क्लियर, और क्या ऑन करना है आपको, T4, ये आपका T4 ऑन, ये आपका T3 एंड ये आपका T4। पॉजिटिव कन्वेंशन हमारा क्या है, ये प्लस और ये माइनस, ये V0। अगर आप इसमें KVL अप्लाई करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, Vs प्लस V0 इक्वल टू 0, यानी यहां से V0 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस Vs के बराबर। यानी आप क्या देख रहे हैं कि जब आपका T3 और T4 ऑन है, उस कंडीशन में V0 की वैल्यू माइनस Vs के बराबर मिल रही है। क्लियर,
फिर क्या हो जा रहा है, जैसे ही आपका T1 T2 T वैल्यू प्लस Vs के बराबर, ठीक है, और यही वेव फॉर्म आपका बार बार रिपीट हो रहा है। तो आपको साफ दिख रहा है कि एक अल्टरनेटिव वेव फॉर्म है। क्लियर, आपको निगेटिव हाफ साइकिल भी मिल रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल भी मिल रहा है। T/2 टाइम पीरियड के लिए आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेक्स्ट T/2 टाइम पीरियड के लिए आपका निगेटिव हाफ साइकिल। क्लियर, तो आपका पावर का कन्वर्जन क्या हो गया, फ्रॉम डीसी टू एसी। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि इसमें क्या है, 2 वायर सिस्टम है, यहां पे कोई तीसरा वायर यूज नहीं किया जा रहा है, ताकि हम सोर्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करके लोड को मिड पॉइंट से कनेक्ट कर सकें। ठीक है, तो इस वजह से एक एडवांटेज हो जाता है इसका। और दूसरा एडवांटेज क्या है कि अगर आप यहां पे ध्यान दो तो यहां पे आपको जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, अगर आप हाफ ब्रिज की बात करें तो हाफ ब्रिज में क्या हो रहा था, आपको जो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज मिल रहा था वो Vs/2 के बराबर, जबकि फुल ब्रिज में जो मिल रहा था वो आपको Vs मिल रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम पावर के टर्म में बात करें, आउटपुट पावर के टर्म में बात करें, तो पावर क्या होता है, V स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो V स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या हो गया, जब वोल्टेज आपका 2 टाइम्स हो रहा है, क्लियर, तो V स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर आपका 4 टाइम्स हो जाना। क्लियर, ठीक है, तो आपका वोल्टेज डबल हो रहा है, वोल्टेज आपका डबल हो रहा है, ठीक है, लेकिन पावर उसी इंस्टेंट पे क्या हो रही है, 4 टाइम्स हो रही है, अगर हम हाफ ब्रिज के साथ कंपेयर करें एक फुल ब्रिज इन्वर्टर को। क्लियर है चीज, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा। और बात करते हैं हम फीडबैक डायोड की। फीडबैक डायोड का मतलब क्या होता है कि अगर आप कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन मोड चाहते हो, मतलब करंट का फ्लो लगातार बना रहे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर मान लो T1 या T2 आपका ऑफ हुआ, तो उस कंडीशन में उसके जो एंटी पैरेलल डायोड है वो एक्टिव हो जाते हैं। क्लियर, जब एंटी पैरेलल डायोड आपके एक्टिव हो जाएंगे, देखो यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे T1 और T2 ऑफ हो गए, तो क्या हो जाएगा, D1 और D2 आपके फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। तो अगर D1 और D2 आपके फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे, तो पावर का जो फ्लो होगा वो आपको क्या दिखेगा, कुछ ऐसे दिखेगा, ऐसे T2 ऑन हो गया, ठीक है, और आपका D1 ऑन हो गया, तो पावर का फ्लो कैसे दिख रहा है आपको, फ्रॉम लोड टू सोर्स, यानी पावर इज फेड बैक टू द सप्लाई, इसी वजह से हम इसको फीडबैक डायोड भी कहते हैं। क्लियर, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, फीडबैक डायोड भी कहते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है, कि फीडबैक डायोड हम क्यों बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके मैथमेटिकल एनालिसिस की तरफ और देखते हैं कि क्या चीजें हो रही हैं। क्लियर, और जब आपका लोड अलग अलग मतलब वेरिएबल लोड के लिए आपको करंट का वेवफॉर्म जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, ये सारी चीजें भी हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्योर आर लोड की अगर हम बात करते हैं, फिर उसके बाद हम आर एल लोड पे आएंगे, फिर उसके बाद आर एल सी ओवर डैम्ड होगा तो क्या होगा, फिर आर एल सी अंडर डैम्ड होगा तो क्या होगा, ये सारे हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैं फुल ब्रिज को ही ले रहा हूँ आपको एज एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम वेरियस लोड के लिए करंट का जो नेचर आता है उसको हम कंपेयर करने जा रहे हैं। क्लियर, यानी डिस्कशन ऑफ लोड करंट वेवफॉर्म। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला कि आपको जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है वो क्या होता है, आपका अल्टरनेटिंग। ठीक है, फुल ब्रिज इन्वर्टर की ही बात करूं तो V0 का जो मिलता है नेचर वो क्या मिलता है, ये आपका प्लस Vs माइनस Vs प्लस Vs माइनस Vs। ठीक है, ये आपके आउटपुट का वेवफॉर्म है V0 का। ठीक है, अगर आपका लोड प्योर रेजिस्टिव लोड हो, प्योर रेजिस्टिव लोड का मतलब क्या हो गया, वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होना। क्लियर, यानी हम ये I0 का वेवफॉर्म देख रहे हैं किसके लिए, फॉर आर लोड।
क्लियर। आर लोड का मतलब क्या हो गया, करंट और वोल्टेज दोनों का क्या होना, सेम फेज में होना। तो ऑब्वियस सी बात है वेवफॉर्म का जो पैटर्न बनेगा वो सेम बनेगा। क्लियर, यानी आपको फिर से एक रेक्टेंगुलर पल्स में वेवफॉर्म मिलेगा, क्योंकि आई नॉट की वैल्यू क्या हो जानी है, वी नॉट अपॉन आर के बराबर ही तो होनी है। और प्योर रेजिस्टिव के केस में क्या होता है, वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। तो ये आपका प्लस आई नॉट हो जाएगा और ये आपका माइनस आई नॉट हो जाएगा। क्लियर, ये किसके लिए हो गया आपका, आर लोड के लिए। नेक्स्ट देखते हैं फॉर आर एल लोड। आर एल लोड कह लो, ठीक है, या आर एल सी ओवर डैम भी कह सकते हो आप, क्योंकि ये दोनों लोड में क्या होता है, आर एल सी अगर लोड है और ये ओवर डैम्ड है, दोनों केस में क्या होता है कि आपका जो करंट का नेचर होता है वो लैगिंग नेचर होता है। लैगिंग करंट, लैगिंग करंट का मतलब क्या होता है कि सिग्नल, अगर करंट का सिग्नल या वेवफॉर्म देखें तो सिग्नल क्या होता है, डिले होता है। जो चीज यहां पे जीरो से स्टार्ट हो रही है वो चीज क्या होगी, कुछ समय के डिले के बाद स्टार्ट होगी। और साथ ही साथ यहां पे क्या होता है, चूंकि आर एल लोड है तो आर एल लोड का मतलब क्या हो गया, अगर आप उसमें केवीएल अप्लाई करें तो वी नॉट की वैल्यू क्या होगी, आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी। तो उस हिसाब से भी अगर हम देखेंगे तो जो वेवफॉर्म का नेचर है वो भी थोड़ा सा चेंज होना है। आपने एक्सपोनेंशियल, आपने डीसी में ये बहुत मतलब पढ़ा भी होगा, टेंजेंट एनालिसिस में, नेटवर्क में, ये सारी चीजें कि एक्सपोनेंशियली कैसे आपका करंट इंक्रीजिंग होता है फॉर आर एल लोड, वोल्टेज कैसे डिक्रीजिंग होता है, ये सारी चीजें। यानी आपको जो वेवफॉर्म मिलता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के टर्म में मिलता है। क्लियर। तो अगर मैं आर एल लोड की बात करूं, यहां पे ध्यान से देखिएगा, मैं किसकी बात कर रहा हूं, आर एल लोड की। ये आई नॉट का वेव फॉर्म है किसके लिए, फॉर आर एल लोड। ठीक है, अच्छा ये चीज तो क्लियर हुआ होगा आपको कि यहां पे जो स्विच ऑन होगा, यहां पे क्या ऑन होगा आपका, T1 और T2। ये क्या ऑन रहा होगा, T3 एंड T4। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस केस में भी क्या होगा, ये T1 और T2 आपका ऑन है और यहां पे आपका T3 एंड T4 ऑन है। क्लियर, यानी फीडबैक डायोड का कोई रोल यहां पे आना ही नहीं है, क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में। ठीक है, लेकिन जब आपका आर एल लोड या आर एल सी ओवर डैम लोड होता है तो उस केस में थोड़ा सा चेंजेज आते हैं। क्लियर, वो चेंजेस देखते हैं, पहले हम आर एल लोड के लिए देख लेते हैं, फिर उसके बाद आर एल सी में थोड़ा सा और डिलेइंग नेचर आ जाता है। ठीक है, और आपका जो वेवफॉर्म है वो साइनसोइडल नेचर का मिलने लगता है, एक थोड़ा सा ये चीज आता है। ठीक है, ये हम देखने जा रहे हैं किसके लिए, फॉर आर एल लोड। इसके बाद हम आर एल सी ओवर डैम के लिए देखेंगे। आर एल लोड के केस में आपका एक पर्टिकुलर एंगल से क्या करता है, लैग करता है करंट, ये तो सबको पता होगा। क्लियर, वोल्टेज से करंट क्या करता है, लैग करता है। लैग करने का मतलब क्या हो गया, डिले होना। यानी जो वेव फॉर्म आपका यहाँ पे जीरो से स्टार्ट हुआ है वो वेव फॉर्म यहाँ पे कहीं ऐसे स्टार्ट होगा। क्लियर, और आपका पॉजिटिव पल्स है तो करंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, और ये आपका निगेटिव पल्स। ठीक है, तो यहां पे आपको जो नेचर मिलेगा वो कुछ ऐसे मिलेगा। ये आपका करंट का वेव फॉर्म यहां से स्टार्ट होगा, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि ओरिजिन से स्टार्ट होने के बाद कुछ एंगल के डिले के बाद, यानी लैगिंग की वजह से ये चीज हो रही है। क्लियर, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर जब आपका पोलैरिटी अपोजिट होगा, यानी आपका जब T2 और T4 ऑपरेट होंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका डिस्चार्जिंग नेचर मिलना है। क्लियर, ठीक है, थोड़ा सा वेव फॉर्म सही से बनाते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं सही से बनाने की। क्योंकि ये जो वैल्यू है, निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू, ये इक्वल होनी चाहिए हर साइकिल के लिए।
और यही वेवफॉर्म बार बार आपका रिपीट होता रहेगा। बात यहाँ पे वेवफॉर्म को समझने की नहीं है, बात ये अब समझने की है कि आखिर में कौन सा स्विच कितने देर के लिए ऑन होगा। क्लियर, मेन पॉइंट यहां पे ये है। देखो यहां पे अगर आप यहां पे देखें जहां पे करंट की वैल्यू 0 हो रही है, उस पॉइंट पे फोकस करिएगा। क्लियर, ठीक है। अगर आप यहां पे ध्यान दें तो आपको क्या मिल रहा है, यहां पे निगेटिव करंट मिल रही है। क्लियर, हालांकि करंट चार्जिंग मोड में है लेकिन करंट की वैल्यू क्या आपकी निगेटिव। तो यानी निगेटिव होने का मतलब क्या हो गया, पावर फेड बैक टू द, पावर क्या होगा, फेड बैक टू द सोर्स हो। क्लियर, चार्जिंग नेचर होने के बावजूद भी पावर क्या हो रहा है, फेड बैक टू द सोर्स हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पूरे ड्यूरेशन के दौरान T1 T2 ऑन था प्योर रेजिस्टिव के लिए, लेकिन यहां पे T1 T2 आपका ऑन नहीं होगा। यहां पे क्या ऑन रहा होगा, D1 और D2, क्योंकि पावर क्या हो रहा है, फेड बैक टू द सप्लाई। यहां पे क्या है, चार्जिंग नेचर है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या ऑन होना है, T1 एंड T2 ऑन। क्लियर, अब हम आते हैं अगले साइकिल पे। अगले साइकिल में पोलैरिटी क्या हो रही है, जस्ट अपोजिट हो रही है, क्योंकि V0 की वैल्यू क्या मिल रही थी आपको, -VS। तो पोलैरिटी अपोजिट होने का मतलब क्या हो गया, जो चीज यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए है वो चीज यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मिलनी शुरू हो जाएगी। क्लियर, क्योंकि नेचर जस्ट अपोजिट हो गया। यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल होने का मतलब क्या हो गया कि आपके D3 और D4 क्या होंगे इस कंडीशन में, फॉरवर्ड बायस। क्यों, क्योंकि पावर का फ्लो क्या होगा, जस्ट अपोजिट, फ्रॉम लोड टू सप्लाई। क्लियर, मैं फिर बोल रहा हूं, यहां पे वोल्टेज -VS है। क्लियर, इसके पहले वोल्टेज +VS था, तो इस वजह से आपने निगेटिव को आपने क्या किया, आपने ये जूम कर लिया कि पावर का फ्लो जस्ट अपोजिट हो जा रहा है। क्लियर, ठीक है। यहां पे क्या हो रही है आपकी, डिस्चार्जिंग नेचर को शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि पोलैरिटी जस्ट अपोजिट हो गई है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो चीज यहां पे हम देख रहे हैं उसके ठीक अपोजिट यहां पे नेचर होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव एरिया, जो आपको पॉजिटिव क्रॉस सेक्शनल व्यू दिख रहा है या पॉजिटिव पल्स दिख रहा है, ये पल्स, क्लियर, ये पल्स क्या शो करेगा कि जो आपका I0 का फ्लो है वो फ्रॉम लोड टू सोर्स होगा। और ये निगेटिव पल्स जो मिल रहा है वो किसके लिए होगा, T3 और T4। क्लियर, यानी आपका क्या होगा, T3 और T4 ऑन होगा और ऐसे ही आपका कॉन्टिन्यूसली ये बना रहेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, D1 एंड D2, देन T3 एंड T1 एंड T2। क्लियर, तो कुल मिला के समझना क्या था आपने कि अगर मैंने ये प्लस यानी +VS पोलैरिटी के लिए देखा, तो +VS पोलैरिटी में अगर हम करंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, अगर पॉजिटिव करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर का फ्लो क्या होगा, सोर्स से लोड की तरफ होगा। क्लियर, ठीक है। लेकिन अगर माइनस करंट का मैग्नीट्यूड होगा तो क्या हो जाएगा, पावर निगेटिव आएगी। निगेटिव होने का मतलब क्या हो गया, फ्रॉम लोड टू सोर्स। इसी वजह से यहाँ पे फीडबैक डायोड ऑन होंगे, न कि थायरिस्टर। क्लियर, लेकिन इस एरिया के लिए आपका क्या होगा, अगर आप पावर निकालोगे यानी V इंटू आई करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो आपको क्या होगा, पावर का फ्लो DC टू AC यानी फ्रॉम सोर्स टू लोड होगा। क्लियर, ठीक उसी तरह निगेटिव यानी -VS वोल्टेज जब आपका हो रहा है, उस कंडीशन में क्या हो रहा है, अगर आप पॉजिटिव वैल्यू के करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पावर निगेटिव मिलेगा। निगेटिव मिलने का मतलब क्या होगा, वो लोड टू सोर्स जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या ट्रिगर्ड होगा, फीडबैक डायोड। क्लियर, यहाँ पे निगेटिव वैल्यू ऑफ करंट भी है, निगेटिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज भी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव आने का मतलब पावर का फ्लो क्या हो रहा है, फ्रॉम सोर्स टू लोड यानी DC टू AC। क्लियर, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कैसे आपके फीडबैक डायोड वर्कआउट करते हैं। क्लियर, जब आपका लोड चेंज होता है, अगर प्योर रेजिस्टिव लोड नहीं है, RL लोड है, RLC ओवर डैम्ड है, RLC अंडर डैम्ड है, किसी भी केस में आपके जो फीडबैक डायोड है वो एक्टिव मोड में आने ही आने। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं आपका RLC ओवर डैम्ड। RLC ओवर डैम्ड जब होगा तो उस केस में भी ऑब्वियस सी बात है डिले होना है, लेकिन वहां पे आप अगर वहां पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर अप्लाई करेंगे तो एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम मिलता है, जिसकी वजह से आपको साइनसॉइडल वेवफॉर्म भी मिलता है। क्लियर, आप अप्लाई करके देख लीजिएगा, इतना डिटेल में अभी हम लोग जा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो RLC लोड के केस में ऑब्वियस सी बात है क्या होना है, यहाँ पे एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का मिलना होता है। ठीक है, और ये ओवर डैम्ड है, ओवर डैम्ड होने का मतलब ये होता है लैग होना, ये भी हमें ध्यान देना है।
ठीक है, ये आई नॉट का वेव फॉर्म अगर हम ड्रॉ करेंगे तो आई नॉट का वेव फॉर्म कुछ ऐसे आए, ये एक साइनसोइडल नेचर का वेव फॉर्म मिलेगा। ठीक है, साइनसोइडल नेचर का मिलने के बाद भी क्या होगा, डिले तो होना ही है। ठीक है, तो आपको वेव फॉर्म कुछ ऐसे मिलेगा। क्लियर? तो यहां भी क्या हो रहा है, आपका करंट पॉजिटिव और निगेटिव मिलना, तो उस हिसाब से आपका स्विचिंग एक्शन भी चेंज होना। जैसे यहां पे क्या ऑन होगा आपका D1 एंड D2, यहां पे क्या ऑन होगा आपका T1 एंड T2, यहां पे क्या ट्रिगर्ड होगा आपका D3 एंड D4, यहां पे क्या ट्रिगर्ड होगा आपका T3 एंड T4, और यही साइकिल बार बार आपकी रिपीट होती रहेगी। क्लियर? ये किसके लिए, आपका आरएलसी ओवरडैम, यानी यहां भी आरएलसी ओवरडैम के केस में भी आपको एक्सटर्नल सर्किट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहां पे आपका नेचुरल कम्यूटेशन या लाइन कम्यूटेशन पॉसिबल नहीं है। लाइन कम्यूटेशन केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब आपका लोड अंडर डैम। क्लियर? अंडर डैम होने का मतलब होता है लीड करना, करंट की वैल्यू क्या करेगी, लीड करेगी। क्लियर? तो नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं फॉर आरएलसी लोड, और ये लोड क्या होना चाहिए, अंडर डैम। अंडर डैम का मतलब होता है कि करंट का जो नेचर मिलेगा वो लीडिंग नेचर मिलता है, लीडिंग करंट। क्लियर? लीडिंग करंट का मतलब क्या हो गया, करंट आपका वोल्टेज से लीड करेगा। क्लियर? लीड करने का मतलब क्या हो गया, सिग्नल और पहले से स्टार्ट हो जाएगी, यानी जो जीरो वैल्यू है, जो ओरिजिन से आपका स्टार्ट होना था एनालिसिस, वो ओरिजिन से और पहले स्टार्ट हो जाएगा। ये होता है आपका लीड करना। क्लियर? तो देखते हैं आरएलसी अंडर डैम के लिए क्या होता है। आरएलसी अंडर डैम में बस एक ही खासियत होती है कि आपका जो कम्यूटेशन प्रोसेस है वो लाइन कम्यूटेशन भी हो सकता है। क्लियर? आई डॉट का वेव फॉर्म देखें तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे क्या होना है, यहां पे आपका वेव फॉर्म डिले नहीं होना, यहां पे क्या होना है, वेव फॉर्म और पहले से स्टार्ट हो जाना, और पहले से, और आरएलसी है तो ऑब्वियस सी बात है साइनसोइडल वेव फॉर्म ही आएगा आपका। तो वो साइनसोइडल वेव फॉर्म कैसे बनेगा वो देखते हैं हम यहाँ पे। क्लियर? सिग्नल ओरिजिन से स्टार्ट हो नहीं रहा है, ओरिजिन से पहले स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आपका नेचर क्या है, लीडिंग है, यानी सिग्नल यहां से कहीं से स्टार्ट होगा, लेकिन हम निगेटिव तो जाएंगे नहीं, तो आपका सिग्नल कुछ ऐसे मिलेगा। अगर हम साइनसोइडल की बात करें तो कुछ ऐसे, और यही वेव फॉर्म बार बार आपका रिपीट होता रहेगा। यहां भी वही चीजें हैं, यहां भी आपको दिख रहा होगा करंट का नेचर पॉजिटिव और निगेटिव, यानी क्या हो गया, पॉजिटिव और निगेटिव होने का मतलब क्या हो गया, आपके स्विचिंग अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ पे करंट आपको पॉजिटिव मिल रहा है, वोल्टेज भी पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है T1 और T2 ऑन होना है। इस ड्यूरेशन में क्या हो रहा है, करंट निगेटिव हो गया तो क्या ऑन होना है, D1 एंड D2 होना है। इस ड्यूरेशन में क्या है, करंट आपका निगेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है वोल्टेज भी निगेटिव है, करंट भी निगेटिव है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी T3 और T4 ऑन होना है, और यहाँ पे आपका D3 और D4 ऑन होना है, और यही साइकिल बार बार आपकी रिपीट होती रहेगी। तो ये किसके लिए हो गया, आपका आरएलसी अंडर डैम्प्ड लोड के लिए। क्लियर? तो ऐसे आपका जो कंपोनेंट है, यानी अगर हम बात करें यहाँ पे कंपोनेंट क्या है, 4 थारिस्टर और 4 डायोड, ये स्विचिंग पैटर्न ये अपनाते जाते हैं। क्लियर? मैंने क्या बोला, आप थारिस्टर की जगह पे आईजीबीटी भी यूज कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर भी यूज कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लो ऐसे सर्किट कुछ दे दिया है, ठीक है, तो ये नहीं कि आपको सोच में बैठ जाना है ये क्या दे दिया यहाँ पे। क्लियर? तो जैसे ये है, ये आपको ट्रांजिस्टर दे दिया, तो ट्रांजिस्टर भी यहाँ पे दिया जा सकता है, ये आपका एंटी पैरेलल डायोड। ठीक है, लोड। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे आपका कंस्ट्रक्शन होना है। तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, यहां पे थारिस्टर की जगह पे ट्रांजिस्टर फैमिली का मेंबर भी ले सकते हो, आईजीबीटी भी ले सकते हो, मॉसफेट भी ले सकते हो, ये सारी चीजें आप ले सकते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे आपका सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर
वर्क करता है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, मैथमेटिकल एनालिसिस की अगर हम बात करें तो जैसे हमने रेक्टिफायर में देखा था, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आप थाइस्टर की जगह पे ट्रांजिस्टर भी ले सकते हैं, आईजीबीटी भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं परफॉर्मेंस पैरामीटर के बारे में। परफॉर्मेंस पैरामीटर को देखने से पहले आपको सबसे पहले ये पता होना जरूरी है कि आपका जो वेवफॉर्म आ रहा है, जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है, उसका एक्सप्रेशन क्या हो। क्लियर, यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज की, एक्चुअली आपको पता है कि परफॉर्मेंस पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है कि हार्मोनिक कंपोनेंट के साथ जो आपको वेवफॉर्म का नेचर मिल रहा है वो क्या हो रहा है। ठीक है, उसका एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, ये सब चीजें जानना। तो ऑलरेडी अगर आपको याद हो, ठीक है, हमने रेक्टिफायर में पढ़ा था, सिंगल फेज फुल वेव फुली कंट्रोल्ड ब्रिज रेक्टिफायर में आपको जो आई नॉट मतलब आई एस का जो वेवफॉर्म मिला था, आई एस का वेवफॉर्म कुछ ऐसे मिला था। ठीक है, क्लियर, आई एस का वेवफॉर्म ऐसे मिला था, ये आपको आई नॉट की वैल्यू मिली थी। ये क्या था आपका कॉन्टिन्यूस कंडक्शन था, डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं हो रही थी, आई नॉट, और ये आपका माइनस आई नॉट फॉर अ कांस्टेंट आउटपुट करंट के लिए। तो हमने क्या देखा था कि आई एस टी का जो एक्सप्रेशन है वो क्या आया था, सिग्मा एन इक्वल टू 135 और हार्मोनिक्स आए थे। क्लियर, क्योंकि एक क्वाजी स्क्वायर वेव फॉर्म है आपका, एक रेक्टेंगुलर पल्स के टर्म में ये फॉर्म है, और ये वैल्यू आई थी 4 आई नॉट अपॉन एन पाई साइन एन ओमेगा टी। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको याद होगा अच्छे से। ठीक है, जहां पे आई नॉट क्या था, इसका मैग्नीट्यूड था। क्लियर, सिमिलरली सेम वेव फॉर्म तो यहां भी मिल रहा है, चाहे वो हाफ ब्रिज हो चाहे वो फुल ब्रिज हो। अगर हम यहां पे देखें तो आपको सेम वेव फॉर्म मिल रहा है। क्लियर, ठीक है, आप अगर यहां पे देखो, आपको जो वी नॉट का वेव फॉर्म मिल रहा है, ठीक है, ये मिल रहा है आपका सेम वेव फॉर्म मिल रहा है, कुछ अलग वेव फॉर्म तो है नहीं। तो एक्सप्रेशन तो ऑब्वियस ही बात है, सेम आना चाहिए। बस हाफ ब्रिज के केस में क्या है, यहाँ पे वी एस बाई टू है, और फुल ब्रिज के केस में क्या हो जा रहा है आपका, अगर यही आपका फुल ब्रिज है तो फुल ब्रिज के केस में आपका वी एस हो जा रहा है, और कुछ नहीं होगा। क्लियर, हाफ ब्रिज के केस में प्लस वी एस बाई टू और फुल ब्रिज के केस में वी एस। तो आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा यहाँ पे वो भी तो कुछ ऐसा ही मिलेगा। यानी अगर मैं वी नॉट टी का एक्सप्रेशन बोलूं तो वी नॉट टी की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, सिग्मा एन इक्वल टू 135, क्योंकि वेव फॉर्म का नेचर सेम है, 4 आई नॉट अपॉन एन पाई, ये वैल्यू आई नॉट के बराबर है। ये वैल्यू क्या हो रही है आपकी, वी एस बाई टू हाफ ब्रिज के लिए। पहले हम किसके लिए देख रहे हैं, हाफ ब्रिज। तो हाफ ब्रिज के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 इंटू वी एस बाई टू अपॉन एन पाई साइन एन ओमेगा टी। क्लियर, यानी वी नॉट टी की वैल्यू क्या आ जानी है आपकी, सिग्मा एन इक्वल टू 135 डॉट डॉट 2 वी एस अपॉन एन पाई साइन एन ओमेगा टी। ये आपका एक्सप्रेशन आ जाना है वी नॉट टी का, किसके लिए, हाफ ब्रिज के लिए। फुल ब्रिज के केस में क्या हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, वी एस बाई टू की जब पे वी एस ही रह जाएगा, तो वी नॉट टी की वैल्यू क्या आ जाएगी फॉर फुल ब्रिज, वी नॉट टी इक्वल टू क्या आ जाना है आपका, सिग्मा एन इक्वल टू 135 डॉट डॉट 4 वी एस अपॉन एन पाई साइन एन ओमेगा टी। क्लियर, वहां पे मैंने आपको पूरा का पूरा फूरियर सीरीज के फॉर्म में इसको सॉल्व करके दिखाया भी था, कैसे ए नॉट की वैल्यू जीरो हो जाती है, आपको ए एन और बी एन मिलता है, फिर वैल्यू आप पुट करते हो तो आपको ये एक्सप्रेशन निकल के आता है। ये सारी चीजें डिस्कस हुई थी। क्लियर, ये किसके लिए निकला था, प्योर रजिस्टिव लोड के। क्लियर, तो यहाँ पे आपको ये चीज मिल रहा है, यानी वी नॉट टी की वैल्यू क्या मिल रही है आपकी, 4 वी एस अपॉन एन पाई साइन एन ओमेगा टी, और हाफ ब्रिज के लिए 2 वी एस अपॉन एन पाई साइन एन ओमेगा टी। क्लियर, तो आपको क्या करना होता है, अगर आपको परफॉर्मेंस निकालनी होती है तो परफॉर्मेंस निकालने के लिए क्या करना होता है, सिंपली आपको आरएमएस वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, हार्मोनिक कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है, फंडामेंटल वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी आप किससे निकालते हो, एन की वैल्यू चूज करके ही तो निकालते हो। क्लियर,
अगर मैं यहां पे बोलूं आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, आई नॉट टी। अगर मैं आई नॉट टी का एक्सप्रेशन यहां पे पूछूं तो आई नॉट टी का एक्सप्रेशन क्या हो जाना है, ऑब्वियस सी बात है, एक पर्टिकुलर एंगल से लैग या लीड करेगा, वो चीज मिलना ही मिलना है आपने। और क्या होगा आपका, इंपिडेंस से डिवीजन भी होगा। तो अगर मैं यहां पे आई नॉट टी फुल ब्रिज के लिए देखूं तो सिग्मा n इक्वल टू 135 डॉट डॉट 4vs अपॉन n पाई zn, यानी मॉड ऑफ इंपिडेंस इंटू साइन n ओमेगा टी, क्लियर, माइनस फाई एन। अब ये माइनस फाई एन होगा प्लस फाई एन होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, आपके लोड के नेचर पे। या प्लस माइनस मतलब फाई एन की वैल्यू आपकी निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अब ये फाई एन और जेड एन कहां से निकालेंगे, तो जेड एन की वैल्यू क्या हो जानी है, अगर मान लो ये आरएलसी लोड की तरह ही हम इसको ट्रीट करें तो आरएलसी लोड के लिए जेड एन की वैल्यू क्या हो जानी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एन ओमेगा एल माइनस 1 बाई एन ओमेगा सी का स्क्वायर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ही तो आपका चेंज हो रहा है। nth हार्मोनिक कंपोनेंट निकालना है तो ऑब्वियस बात है ओमेगा की जगह एन ओमेगा हो जाएगा, यही तो होना है। अगर मैं फाई एन की बात करूं तो फाई एन क्या होगा आपका, tan इनवर्स एन ओमेगा एल माइनस 1 बाई एन ओमेगा सी अपॉन आर, ये आपका फाई एन हो जाएगा। इससे हम कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस पैरामीटर की। अगर हम परफॉर्मेंस पैरामीटर को देखें, परफॉर्मेंस पैरामीटर का मतलब क्या हो गया कि हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कितना हो रहा है, यही सब चीजें जानना, और कुछ तो होता नहीं है, क्लियर। यही आपका परफॉर्मेंस पैरामीटर होता है, यानी इन्वर्टर की क्वालिटी को कैसे हम मेजर आउट करें कि आपका हार्मोनिक नेचर की वजह से कितना डिस्टॉर्शन हो रहा है, क्या चीजें हो रही हैं, ये सब चीजें जानना, क्लियर। तो अगर हमें बात करूं यहाँ पे कि आपका nth हार्मोनिक फैक्टर क्या होगा, क्लियर, nth हार्मोनिक फैक्टर, ये ऑलरेडी वहां भी पढ़ाया गया था, क्लियर। तो nth हार्मोनिक फैक्टर का मतलब क्या हो गया, मान लो इसको मैं रो एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो रो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो आपका वी नॉट nth होगा अपॉन फंडामेंटल वैल्यू से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये सब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, क्लियर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ nth हार्मोनिक कंपोनेंट अपॉन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट, यही आपका क्या हो जाएगा, हार्मोनिक फैक्टर हो जाएगा। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहां से कैलकुलेट करते हैं सर, तो तुमको ये भी याद होगा कि ये चीज बताया गया था आपको, अगर मान लीजिए वी नॉट टी है, वी नॉट टी की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा एन इक्वल टू 135 डॉट डॉट, हम फुल ब्रिज ही देख ले रहे हैं यहाँ पे, 4bs अपॉन एन पाई साइन एन ओमेगा टी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ nth हार्मोनिक कंपोनेंट क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ nth हार्मोनिक कंपोनेंट, ऑब्वियस सी बात है 4bs अपॉन एन पाई, क्लियर। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या आएगा आपका, वी नॉट एन, इसकी वैल्यू क्या आएगी, मतलब अगर मैं बात करूं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ nth हार्मोनिक कंपोनेंट, तो ये क्या आ जाएगा आपका, रूट 2 से डिवाइड कर दोगे। अगर आप इसको मान के चल रहे हो कि ये साइनसोइडल ही है तो क्या करते हैं हम, रूट 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी वी मैक्स nth अपॉन रूट 2, क्लियर, यानी ये क्या आ जाएगा 2√2 vs अपॉन एन पाई के बराबर। अगर ये आपको फंडामेंटल कंपोनेंट चाहिए तो फंडामेंटल कंपोनेंट केस में क्या हो जाएगा, आप एन की वैल्यू क्या ले लेंगे, 1, यही काम करते हैं हम। तो वी नॉट 1 की वैल्यू क्या हो जानी है, 2√2 vs अपॉन पाई, क्लियर। तो ये चीज तो क्लियर होना ही चाहिए आपको, ठीक है। तो ये ऑलरेडी ये सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट टर्म की, यानी टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन की। क्योंकि वहां पे करंट के टर्म में बात किया गया था, यहाँ पे वोल्टेज के टर्म में फॉर्म मिल रहा है, तो हम वोल्टेज के टर्म में बात कर रहे हैं। टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन क्या होगा आपका, वी नॉट एच अपॉन फंडामेंटल वैल्यू के डिवीजन के बराबर। हार्मोनिक कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, जितना भी आपका रूट मीन स्क्वायर, ओवरऑल रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ रही है, आप क्या करो, फंडामेंटल वैल्यू को माइनस कर दो, यानी फंडामेंटल कंपोनेंट को नेगलेक्ट कर दो। आपको पता है कि वी नॉट आर की वैल्यू क्या होती है, वी नॉट आर स्क्वायर होता है आपका
वी नॉट 1 स्क्वायर प्लस वी नॉट 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस वी नॉट 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 ये चलता है। अगर डीसी कंपोनेंट है तो यहाँ पे डीसी कंपोनेंट भी आ जाता है। तो अगर केवल आपको हार्मोनिक कंपोनेंट निकालना है तो हार्मोनिक कंपोनेंट क्या होगा आपका, ये सारे कंपोनेंट आपके हार्मोनिक कंपोनेंट होंगे, थर्ड फिफ्थ सेवेंथ ये सारे कंपोनेंट। तो ऑब्वियस सी बात है वी नॉट 3 स्क्वायर प्लस वी नॉट 5 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट किसके बराबर आ जाएगा, ओवरऑल जो आरएमएस वैल्यू आ रही है उसमें से हम क्या करें, फंडामेंटल वैल्यू को माइनस कर दें। क्लियर, वही काम किया हमने। अब इसका आपको अगर वी नॉट एच की वैल्यू निकालनी है तो वी नॉट की एच की वैल्यू क्या हो जानी है, इसका अंडर रूट, क्योंकि ये भी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ही निकलता है। क्लियर, और यही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब ये जब अंदर जाएगा तो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन क्या हो जाएगा, क्लियर, पावर 1/2 ले लेंगे ये वी नॉट आर अपॉन वी नॉट 1 का स्क्वायर माइनस 1 पावर 1/2। अब वी नॉट 1 अगर तुमको याद हो वहां पे, तो वहां पे हमने बताया था करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर यानी डिस्टॉर्शन फैक्टर, वहां पे हमने करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर के टर्म में बताया था। अगर मैं डिस्टॉर्शन फैक्टर की बात करूं तो जो डिस्टॉर्शन फैक्टर होता है, क्लियर, चूंकि यहाँ वोल्टेज के टर्म में है तो वो वैल्यू होती है फंडामेंटल वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू के बराबर। तो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर हम इसको डीएफ से रिप्रेजेंट कर ले तो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन आ गया आपका 1 अपॉन डीएफ स्क्वायर। ये डीएफ क्या हो गया, वोल्टेज के टर्म में है तो आप इसको वीडीएफ ही कर लो, वोल्टेज डिस्टॉर्शन फैक्टर, वीडीएफ स्क्वायर माइनस 1 पावर 1/2, ये आपका टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। और यही एनालिसिस आपको करनी होती है परफॉर्मेंस पैरामीटर में, और कुछ करना नहीं होता। क्लियर, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस भी करनी है, कैसे आपको अश्योर करना है कि आपके इन्वर्टर की क्वालिटी क्या होगी और कैसे ये चीज आप निकालेंगे। वी नॉट आर की वैल्यू तो आप सीधे सीधे वेवफॉर्म से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आपका वेवफॉर्म है। फंडामेंटल वैल्यू या पर्टिकुलर nth हार्मोनिक कंपोनेंट वैल्यू आप इस फूरियर सीरीज के फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे 3 फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।